डेलकर संगठन और बीजेपी का मिलन हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर आज क्या कहेंगे? ये जो आज का घटनाक्रम हुआ है, वैसे तो 2 दिन पहले कलाबेन डेलकर को भाजपा के प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया था और उसी के कड़ी में आज पूरे डेलकर संगठन जो है हजारों की संख्या में आज उनके कार्यकर्ता समर्थक आज भाजपा में सत्तावार रूप से आज शामिल हो गए। और इस पूरे घटनाक्रम को अगर मैं देखता हूं तो ये दादरा नगर हवेली के राजकीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना के रूप में मैं इसे देखता हूं। 30 साल से मैंने राजनीति देखी है, राजनीति में सक्रिय रहा हूं दानाह की। पहले भी हमने मोहन भाई डेलकर के साथ जो ये 30 साल का जो हमारा सफ़र है उसमें पहले भी कई बार ऐसे समय आया है जब हमने दल बदले हैं या पार्टी बदली है। जैसे बीजेपी में भी गए थे, कांग्रेस में भी गए थे एक्चुअली। लेकिन वो जो परिस्थितियाँ थी और वो जो सरकमटेंसेस थे और वर्तमान के जो हालात है और जिस तरह से यह मिलन हुआ है, मैं इसको एक बहुत बड़ी घटना के रूप में मानता हूँ, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में मानता हूँ। और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद दादरा नगर हवेली की राजनीति में बहुत लंबे सालों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लोगों को देखने को मिलेगा। एक नई राजनीति देखने को मिलेगी, एक नया समय देखने को भी मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो एक प्रदेश है बहुत छोटा प्रदेश है, संघ प्रदेश है। हम लोग सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से हमारा पूरा संचालन चलता है, जिसके बीच में कोई नहीं है। तो इस नाते हमेशा से यह बात सकारात्मक रही है कि हम लोग केंद्र सरकार के साथ रहे। और पूर्व में भी जब मोहन भाई ने ऐसे कुछ निर्णय लिए थे, उसके पीछे एक ही रीज़न था कि हमारा केंद्र सरकार के साथ रहना जरूरी होता है और उन्हीं के साथ तालमेल बना के हमको आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि अब हम लोग केंद्र सरकार के साथ रहे, भाजपा के साथ रहे और यहाँ के जो एक लंबी समस्याएं है या जो कुछ भी रुकावटें है या कोई भी एक जो टफ सिचुएशन से तनाव है उसे कम कर दिया जाए और एक आने वाला भविष्य सबको खुशहाली भरा मिले, शांति भरा मिले और लोग आराम से अपने जो व्यवसाय है, खेत है या अपनी जो जीवन शैली है या जीवन है उसे आराम से विकास के रास्ते पर और खुशी से भरा हुआ रहे। बस मुझे लगता है यही एक इसके पीछे का पूरा एक नहीं, आपको क्या लगता है यह मिलन किस दिशा में जाएगा? क्या अब से सभी एक दूसरे को दिल से अपनाएंगे? अपनाना ही होता है। अगर इतना बड़ा निर्णय लिया गया है वो 1 या 2 दिन में तो नहीं लिया गया है या 1-2 चीजें सोचकर ही तो नहीं लिया गया होगा। इसमें सारी चीजें सोची गई होगी, दोनों तरफ से सोची गई होगी। कलाबेन और अभिनव की बाजू से भी सोची गई होगी। डेलकर पूरा जो डेलकर संगठन है उसमें भी यह सोची गई होगी। बीजेपी में भी यह बात काफी उसे गहराई से सोचा गया होगा, क्योंकि यह जो टकराव है वो कई सालों का है। कई साल कई चुनाव आमने सामने लड़े हैं, डे टू डे राजनीति कई बार आमने सामने हुई है। तो यह सब सोचकर ही सबने यह निर्णय लिया है एक मंच पर आने का, एक दिशा में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का जो निर्णय है वो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। और मुझे लगता है पिछले 2 दिन में जब से कलाबेन की जो प्रत्याशी के रूप में उनको घोषित किया गया है, उसके बाद में कलाबेन या अभिनव की जो आप बयान सुनिए या स्पीच सुनिए या आज हमने जो बीजेपी की ओर से जो लोगों को सुना है, हमारे पूर्व सांसद है, बहुत अनुभवी लीडर है, नटू भाई है, उनको भी हमने सुना है। तो मुझे लगता है सब प्रिपेयर्ड है, सबने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और एक साथ चलने के लिए सब राजी है, तैयार है और ऐसा ही चलेगा। और मुझे लगता है कि ऐसा ही चलना भी चाहिए। यह जिम्मेदारी ज्यादा अब कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर के बाजू थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि वो प्रत्याशी है, उनको चुनाव लड़ना है, चुनाव में सबको साथ लेकर चलना है। कोई भी चुनाव जैसी जो जंग होती है वो कभी भी आसान नहीं होती है। आप कोई बड़ी सफलता पा लेते हैं
उसके बाद में आपके सामने सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती होती है या सबसे बड़ी अगर कोई समस्या होती है वो यही होती है कि अति आत्मविश्वास नहीं आ जाए, अतिरेक जोश नहीं आ जाए संगठन में, कार्यकर्ताओं में या खुद में भी, और हम डाउन टू अर्थ रहे, पॉजिटिव रहे, बेंडिंग रहे, सब लोगों को अपनी ओर लाने के लिए हम हाथ बढ़ाए आगे। तो यह सबकी जिम्मेदारी है, वैसे तो बीजेपी की भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ हमारी थोड़ी ज्यादा है, हमको सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। आप बीजेपी की बात करो तो देखो नटू भाई है, दो बार सांसद रह चुके हैं, सीताराम भाई गवली है वो भी पूर्व सांसद है, आप राकेश भाई चौहान जो नगर पालिका में उनका राजकीय जो एक प्रभाव है वो बहुत अच्छा है। वैसे ही कई सारे नेता है बीजेपी का, योगेश सोलंकी देखो नरौली में उनका नाम अच्छा है, पीयूष गोयल है वहाँ पर, प्रीतिबेन दौड़िया है, चंद्र सिंह भाई है, बहुत सारे नेता है, फतू भाई चौहान जो बहुत वरिष्ठ नेता है, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। वैसे युवा भी उतने ही नेता है, आज आप देखो विशाल पटेल है, युवा मोर्चा संभाल रहे हैं, ऐसे कई युवा नेता है। युवाओं की जो उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव है गाँव में या नगर पालिका में। तो उन सबका साथ जरूरी भी है, उनके साथ चलना भी जरूरी है, उनको साथ लेकर चलना भी जरूरी है। कुछ लोग हमारे यहाँ से ही कुछ सालों से बीजेपी में गए हैं, वो भी हमारे ही लोग हैं। अब देखो हम 15, 20, 25 सालों से जिनके साथ लड़ते चले आ रहे हैं आज उनको अपना रहे, तो ये तो हमारे 1-2 साल से हमारे ही अपने गए हैं। अब दीपक प्रधान है, 30-40 साल से वो भी राजनीति कर रहे हैं, निशा बवर है वो जिला पंचायत की अध्यक्षा रह चुकी है, ऐसे रविया भाई पटेल है हमारे, कई सारे ऐसे हैं जो बीजेपी के पास गए, कुछ न कुछ कारण होगा, कोई रीजन होगा, लेकिन आज उनको भी अपने साथ रखना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, सबको ही अपनाना चाहिए, और वैसे दोनों साइड से होना चाहिए। वैसे आप देखा जाए तो देखो बहुत छोटा प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े दुश्मन है। आप राजनीति की बात छोड़ो तो आम दिनों में जब आमने सामने लोग मिलते हैं एक दूसरे को, या कोई अवसर में शादी ब्याह या कोई ऐसे प्रसंग में मिलते हैं, तो लोग एक दूसरे के ही जैसे रहते, मित्र रहते हैं या फैमिली जैसे रहते हैं। तो यह इतनी बड़ी कोई मुश्किल बात नहीं है, सब एक दूसरे को अपना लेंगे और धीरे धीरे जैसे दिन आगे जाएंगे मुझे लगता है माहौल और अच्छा होगा। दोनों बाजू से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग और चर्चाएं और अपनापन और बढ़ेगा। कौशल भाई, देखा गया है, प्राय देखा गया है कि दिलकर संगठन की मुख्य ताकत आदिवासी मतदाता रहे हैं, इस पर क्या सोच रखते हैं? देखो डेलकर संगठन की जो ताकत है वो हमेशा आदिवासी रहे, लेकिन मोहन भाई डेलकर की आप राजनीति देखो 30 साल की, तो उन्होंने हमेशा आदिवासी और आदिवासी समाज की बात करें या अदर समाज की बात करें या पिछले जो 30-40 साल से जो दादरा नगर हवेली में देश भर से जो लोग आए हैं अलग अलग राज्य से, जिसको हम पर प्रांतीय बोलते हैं, उन सबको मोहन भाई ने हमेशा एक साथ रखा है। सबको उन्होंने महत्व दिया है, सम्मान दिया है, उनको उनका हक भी देने का उन्होंने हमेशा प्रयास किया है। इवन पर प्रांतियों को राजनीति में सबसे पहला प्रवेश या सक्रिय राजनीति में या चुनावी राजनीति में भी मोहन भाई ने ही दिए थे। तो वैसे तो सबको साथ लेकर चलने की बात है, फिर भी एक बार मैं बोलता हूं कि डेलकर संगठन की मुख्य ताकत आदिवासी है, और यही बात है, यही चीज है, यही आदिवासियों की जो ताकत है। तो जिस तरह से ये प्रत्याशी घोषित हुए हैं कलाबेन, इसमें आप मुख्य बात को अगर समझे तो देखो कई टाइम से एक लड़ाई चल रही थी, कोई संघर्ष भी चल रहा है, आमने सामने भी हो रहा है, फिर भी भाजपा का जो हाई कमांड है, खास तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, और जो केंद्रीय चुनाव समिति है उनकी जेपी नड्डा जी है, दूसरे भी कई वरिष्ठ नेतागण होंगे, उन्होंने अभी बिना ज्वाइंट किए, ये बहुत बड़ी बात है कि भाजपा में आधिकारिक प्रवेश किए बिना, भाजपा का खेस पहने बिना उनको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। इसकी मुख्य वजह मुझे ये लगती है कि इस बार जो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो देश भर में भाजपा को नारा दिया है कि 300 पार भाजपा और 400 पार एनडीए,
इसलिए उनको भी अब ये चाहिए कि चुनाव में जो जीतने वाले प्रत्याशी है उनको हम टिकट दें। तो कलाबेन डेलकर को जो टिकट मिला है भाजपा, तो भाजपा हाईकमान ने 100% ये सोचा है कि ये आगे चल रही है भाजपा से यहाँ, और ये जीत की ओर अग्रसर है, ये जीत सकती है, ये जीत लेगी और हमें शायद यहाँ फिर एक बार, तीसरी बार यह टिकट, यह बैठक गंवानी पड़ सकती है। तो यह जो परिस्थिति हुई है, बनी है, या उधर जो यह एक छवि बनी है केंद्र में, उसके पीछे आदिवासी ही है। और आदिवासी के लिए, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने भी यहाँ के आदिवासियों को ही महत्व दिया है, एक तरह से उनका सम्मान किया है कि उन्होंने कलाबेन देलकर को जो ये प्रत्याशी के रूप में घोषित किया, उनको टिकट दी, वो एक्चुअली आदिवासियों के हित में दिया है, आदिवासियों के पक्ष में दिया है, और आदिवासियों को ज्यादा महत्व देने का निर्णय है, वही चीज ने इनको टिकट दिलवाया है। इसलिए भाई एक बात है कि स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर के मृत्यु मर जाने के बाद घटनाक्रम पूरा देश साम गया था, और आज एक मुद्दा है, आज के इस चुनाव में उठ रहा है कि स्वर्गीय मोहन डेलकर को न्याय दिलाने के मुद्दे पर, जो बलिदान उनका दिए हैं उस पर न्याय दिलाने के मुद्दे पर आप क्या कहें? देखो, बात बिल्कुल सही है। केंद्र में तो मोहन भाई डेलकर ही है। आज कलाबेन और अभिनव के साथ जो भी हजारों की संख्या में जो लोग खड़े हैं, उनका केंद्र बिंदु मोहन भाई डेलकर ही है। आज हम जैसे हजारों लोगों को आज भी मोहन भाई ही पहले नजर आते हैं, और उनके हिसाब से ही हम उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उनके जाने के बाद जिम्मेदारियां और बढ़ गई है सबकी, उनके परिवार के साथ चलने की, लेकिन उसके साथ में परिवार ने भी हमेशा संगठन का बहुत ख्याल रखा है। अभी 2 दिन पहले मैंने बहन को सुना बोलते हुए, निजी समस्या कौन, निजी हित और निजी नुकसान के बारे में कौन नहीं सोचता है। जो आज एक दूसरे के ऊपर ताने मारते हैं, चुटकुले लगाते हैं कि अपने लिए गए, अपने लिए गए, निजी हित और नुकसान का सब कोई सोचता है। जो ताने मारते हैं, जो चुटकुले मारते हैं, उससे ज्यादा सोच रहे होते हैं अपने स्वार्थ का, निजी स्वार्थ का। लेकिन बहन ने क्या बोला कि मैं अपने लोगों को भी न्याय नहीं दिला पा रही थी, उनकी समस्याएं हल नहीं कर पा रही थी, उनके मुश्किल घड़ी में मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी। तो डेलकर परिवार हमेशा से इसी तरह की राजनीति करता है। वो अगर खुद का देखेगा, वो संगठन का भी उतना ही देखेगा, वो प्रदेश का भी उतना ही दिखेगा। उन लोगों में इतनी हद तक का निजी स्वार्थ कभी नहीं रहा है कि वो सिर्फ अपना देखेंगे। यह जो निर्णय लिए जाते हैं वो सबका भला सोचकर ही लिए जाते हैं। मोहन भाई की जो लड़ाई है, मोहन भाई को न्याय दिलाने की बात है, तो वो मामला अभी सर्वोच्च अदालत में है। सर्वोच्च अदालत से किसी ने यह मामला खींच नहीं लिया है, ना ही उधर कोई उसका कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। सर्वोच्च अदालत में यह मामला चलेगा। सर्वोच्च अदालत को जो भी कुछ इसमें हकीकत लगेगी, सच्चाई लगेगी, वो हिसाब से सर्वोच्च अदालत इस पे अपना फैसला सुनाएगी। वो लड़ाई है, वो अदालत की लड़ाई है, वो हिसाब से चलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। आपने देखा, हमने जैसे 19 में मोहन भाई जीते निर्दलीय के रूप में, उसके बाद क्या हालात हुए, उसके बाद में 21 में रिकॉर्ड ब्रेक मतदान से जो मोहन भाई की जो एक लोगों में जो उनके प्रति जो सिंपैथी थी, वो इतनी हिस्टोरिकल थी कि 50,000 जैसा मार्जिन नगर हवेली में आना, जो कभी 15,000 क्रॉस नहीं करता है, वो भी मोहन भाई ही करते थे और तो कोई कर नहीं पाया। तो वो इतने बड़े मार्जिन से जीतना यानी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी देखिए क्या हालात हुए। हम शिवसेना से लड़े, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे पड़ोस की बहुत पॉपुलर पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी है। वो आज भी हमको पसंद है। शिवसेना एक परिवार की तरह लगती है। उसमें हम जीतकर भी प्रदेश को क्या मिला, क्यों पता है? क्योंकि यह प्रदेश का जो संचालन है वो पूरा केंद्र सरकार के अधीन है। शिवसेना जैसी पार्टी प्रादेशिक पार्टी होती है, उनकी सोच और बोलना बहुत कुछ अलग क्यों होता है? क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग होती है। आप अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करो, शिवसेना की बात करो, तो वहां पर विधानसभा है, उनकी जो समस्याएं होती है, उनके जो प्रश्न होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं,
कठिनाइयां होती है उसको रखने के लिए उनके पास विधानसभा है, स्पीकर है, राज्यपाल है। वहां के प्रशासन में भी एक हमेशा डर बना रहता है कि आज बीजेपी की सरकार है, कल शिवसेना की सरकार बनेगी, कल एनसीपी की सरकार बनेगी। तो उनका बहुत अलग परिस्थितियां है, उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी जगह है जहां पर वो लोग यह सब कठिनाइयों या समस्याओं का हल निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सीधे केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, प्रधानमंत्री मंत्रालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसके सिवा तो कुछ है नहीं। तो अगर हम 5 साल देख चुके हैं कि क्या परिस्थितियां बनती है, कोई अपने को मदद करने तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियां ही ऐसी होती है सबकी। तो मेरे ख्याल से यह निर्णय सही है और परिपक्व निर्णय है कि हमको कुछ अलग सोचना होगा। हम चलो इस बार भी कलाबेन मजबूत थे, डेलकर परिवार का जीतना तय था, तभी तो बीजेपी के हाईकमान ने, इतने बड़े जो विश्व के नेता है, उन लोग ने उनको बिना पार्टी ज्वाइंट किए उनको प्रत्याशी बनाया। दैट मीन्स के कलाबेन जीत रहे थे यहाँ पर। लेकिन फिर इसी तरह से होता, जैसा 5 साल गया वैसा ही इस साल भी होगा, जीत जाते हमारे संगठन, डेलकर संगठन और आदिवासी की ताकत उनको फिर एक बार जीता देती। लेकिन फिर नया क्या होता, जैसे 5 साल गए वैसे ही ये 5 साल भी जाते। हमें कुछ और सोचने की जरूरत थी जिसमें सबका भला हो, सिर्फ एक परिवार का नहीं, सबका भला हो। आज यहाँ पर बहुत सारा विकास हुआ है। आज आप प्रशासन की बात करें तो बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, विकास की योजनाएं लागू हुई है, गरीबों को भी फायदा हुआ है, आदिवासियों को भी लाभ मिले हैं, सारे समाज को, सारे वर्ग को लाभ मिले हैं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, बहुत बड़े बड़े विकास के कार्य हुए हैं और उसका लाभ नेचुरली मिलता है, आप उसको झूठला नहीं सकते हो। बड़ी सड़कें बनी है, रिंग रोड बने हैं, रिवर फ्रंट बने हैं, कई टूरिज्म की योजनाएं बन रही है, कई स्कूलों का निर्माण हो गया, मेडिकल कॉलेज आ गई है, इंटरनेशनल स्टेडियम आ गया है, अगले साल से उधर राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। तो बहुत कुछ हुआ है जिसका लाभ सबको ही होना है। लेकिन इसके साथ में कुछ हमारी ऐसी समस्या है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसका खामियाजा हमारे लोगों को बहुत गंभीर रूप में चुका रहे थे सब लोग। आप सरकारी नौकरियों की बात करें, इसमें स्थानीय नौकरियों की बात करें या तनख्वाह की बात करें या भर्तियों की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, आप युवाओं की बात करें, आदिवासियों के कई सारे प्रश्न हैं, जमीनी तौर पर, ग्रामीण लेवल पर उसकी बात करें, आप सड़कों की बात करें, महिलाओं के समस्याओं की बात करें, छात्रों के, स्टूडेंट्स की समस्याओं की बात करें, तो वो सब चीजों जो एकदम लोगों को रोज बरोज की लाइफ में जो टच होती है, व्यापार की बहुत सारी समस्या है, तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही थी, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो उसके निराकरण के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। आज हम अब मुझे लगता है कि कलाबेन और लालूबेन दोनों एमपी बीजेपी से यहाँ से जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जितने पावर मिलने चाहिए उतने नहीं है। उनकी जो महत्वता होनी चाहिए प्रशासन में या जो संचालन में प्रदेश के, उसमें नहीं है। तो मुझे लगता है सबको लाभ होगा अगर 2-2 एमपी जाएंगे, बीजेपी के ही एमपी रहेंगे, प्रधानमंत्री उनके साथ डायरेक्ट टच में है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी उनके साथ डायरेक्ट टच में है। तो कुछ तो नया सोचने की जरूरत थी और इसका लाभ सबको मिलेगा। सबके जो पेंडिंग जो समस्या है, जो लंबित समस्या है, मुद्दे है, वो मेरे ख्याल से अब और अच्छी तरीके से रेज हो पाएंगे और अब सुने भी जाएंगे, सुनना भी पड़ेगा प्रशासन को, सुने भी जाएंगे और यहां से लेकर दिल्ली तक उसकी हक से रजूआत हो पाएगी, हक से मांग हो पाएगी। तो मेरे हिसाब से सब मिलाकर ये एक अच्छा, मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि डेलकर फैमिली ने यह जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझकर जनहित में लिया है, प्रदेश हित में लिया है, जनहित में भी लिया है, प्रदेश के हित में भी लिया है, खुद के हित में भी लिया है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कितने यहाँ पर नेता सिर्फ खुद का ही सोचते हैं, निजी स्वार्थ में लिप्त है, वो बातें बहुत अलग अलग तरह की करते हैं, लेकिन हम सब पहचानते हैं, सबको सब जानते हैं। लेकिन यह परिवार ऐसा है जो सबका ध्यान रखता है, सब चीजों का सोचता है और सबके हित में ही रहता है। और ये परिवार हमेशा समस्याओं में खामोश नहीं रहा है, वो आगे चलकर भी अपने प्रयास जरूर करेंगे। तो कौशिक भाई, अब आखिरी प्रश्न आपसे है कि इस बार चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह से चुनाव की रणनीति बनाया जाएगा, किस तरह से चुनाव का माहौल चलेगा, क्योंकि ये चुनाव का तारीखें भी तैयार होगी, 7 जून को यहाँ चुनाव भी होने वाला है, तो किस तरह की रणनीति बनेगी, किस तरह से तैयारी रहेगी?
देखो, चुनाव की रणनीति की जहाँ तक सवाल है, वहाँ तो बहुत साफ रणनीति है। लोगों के बीच में जाएंगे, भाजपा से जुड़े हैं, और हमारी सबसे बड़ी अगर आज ताकत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम सब आज नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा बन गए हैं, उनका परिवार बन गए हैं। तो और नरेंद्र मोदी को आज पूरा देश अपना परिवार मान रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता है जो हमारे देश ही नहीं, आज विश्व में उनकी गिनती हो रही है, उनका महत्व बना है और दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। उनकी जो दूरंदेशी सोच है, उनका नेतृत्व है, अमित शाह का जो एक डायनेमिक लीडरशिप है, एक सक्षम लीडरशिप है, जो लोग जिसको असंभव मानते हैं उनको वो लोग बहुत आसानी से कर चले जाते हैं। तो कई सारे ऐसे, आप राम मंदिर देखो, आप 370 देखो, CAA देखो, कल उठ के यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बहुत सारी चीजें अभी देश को बहुत आगे लेके जाना बाकी है। पिछले 10 साल में देश ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊंचाइयों पे गया है। विकास के निर्माण में जो सरकारी निर्माण है, आप GDP समझो, सरकारी निर्माण समझो, उसमें देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और नरेंद्र मोदी जैसे एनर्जेटिक PM हमको बहुत टाइम बाद मिले हैं। आप देखो, वो पता नहीं वो किस प्रकार के इंसान है कि कभी थकते नजर ही नहीं आते हैं। कभी अमेरिका से आते हैं तो उनकी मीटिंग चालू होती है, शाम को उनका कोई बड़ा मीटिंग होता है तो सुबह अमेरिका नजर आते हैं। तो यह लगातार काम करने वाले लोग हैं, और यह जिस प्रकार देश को आगे लेके जा रहे हैं, देश पहले भी आगे बढ़ा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि पहले देश आगे बढ़ा ही नहीं था। देश पिछले 60-70 साल में भी बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन आप पिछले 10 साल की तुलना करें तो 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है, और आने वाले 10-15 साल में और तेजी से बढ़ेगा। तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, और डेलकर संगठन जो है, मोहन भाई डेलकर, यहाँ की जो स्थानीय राजनीति है उसमें वो यहाँ के आदिवासी के लिए समझो या स्थानीय मतदारों के लिए वो भी एक नरेंद्र मोदी जैसे ही है। तो मोहन डेलकर के नाम पे भी जो मतदार है दादरा नगर हवेली में, हमेशा से कहा गया है, चाहे वो मोदी एरा के भी 10 साल समझ लो, इसके 3 इलेक्शन समझ लो, फिर भी इनका जो एक वोट बैंक है मोहन भाई डेलकर का खुद का, उनके खुद के नाम पे, वो हमेशा बन रहा है। वो इस साल भी, इस इलेक्शन में भी सर्वे तो किया ही होगा, जब बीजेपी के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, बहुत बड़ा उनके पास सर्वे के साधन है, उनका सिस्टम भी बहुत है, संगठन बहुत बड़ा है, नेता बहुत है, केंद्रीय नेता भी यहाँ पर आते हैं। आज पूर्णेश मोदी जी है, दुष्यंत पटेल जी है, जो गुजरात में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उधर धारासभ्य रहे, बहुत सक्रिय राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में रहे, वो लोग यहाँ पर आके सब आंकलन करते हैं ये सब। तो यह सभी चीजों में सब तालमेल मिला के अगर आज यह निर्णय लिया गया है, तो मैं समझता हूं कि उनको भी पता है कि मोहन डेलकर का एक बहुत बड़ा मत बैंक यहाँ पर एकदम सुरक्षित है, जिनके सामने जाने में शायद तीसरी बार हमको इधर नुकसान हो सकता है। तो दोनों चीजें, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, भाजपा है, और दूसरी तरफ मोहन भाई डेलकर है। कलाबेन ने भी अपने हिसाब से उनके 3 साल में एक महिला जो पहली बार संसद बनी है, और उनके स्वास्थ्य की भी समस्या है, फिर भी उन्होंने जिस तरह से प्रयास किए हैं तो वो भी एक कैपेबल है। अभिनव बहुत छोटी उम्र में और बहुत कम समय में वो राजनीति में बहुत ही परिपक्व होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुनहरे और उज्जवल भविष्य की ओर आगे चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो उसने करके दिखाया है कि बिना कहीं एक लिमिट से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए बिना सरेंडर हुए, बिना जो अपनी चीजें है उसको बराबर रखकर, संभाल कर, उसने यह पूरा जो घटनाक्रम को आज हकीकत का रूप दिया। उसके पीछे अभिनव भी सबसे बड़ी भूमिका में है। और बहुत बड़ी बात मैंने पहले भी बोली और अभी भी दोहराता हूं कि बिना भाजपा को ज्वाइंट किए, बिना अगर कलाबेन का नाम डिक्लेयर किया गया, पहले उनको बैठक दी गई, तो इतना काफी है कि किस तरह से ये चीजें हुई है, और कितनी रणनीति से और कितनी सूझबूझ से, कितनी मैच्योरिटी से, कितने बड़े बड़े नेताओं से संपर्क कर, उनसे असरकारक बात कर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रयास हुआ है ये। तो अभिनव का भी युवाओं में, मैं समझता हूँ युवा नेता में सबसे अव्वल है।
तो यह सब मिलाकर जाएंगे। भाजपा का भी बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़े नेता है, उनका भी बहुत प्रभाव है, सब मिलकर जाएंगे और सब मिलकर रहेंगे अच्छी तरीके से, ये एकजुट होकर लड़ेंगे। इस पूरी जंग को जरा भी आसानी से नहीं लेंगे, कोई हल्के में नहीं लेंगे, पूरी प्रयास अपने झोंक देंगे तो हम ये सीट बहुत आसानी से जीत लेंगे और कम से कम 1 लाख या 80,000 या 1 लाख मतों की लीड से हम जीत पाएंगे। सबसे पहली बात ही यह है कि किसी को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए, कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, किसी को भी, ना ही कोई जंग को आसान समझना चाहिए। आप अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे भी सीखिए, वो 400 पार या 370 का नारा क्यों देते? मेरी राजकीय सूझबूझ ये कहती है कि उन्हें भी लगता है क्या पूरे देश में आज मोदी के नाम पे ऐसा माहौल है कि हमारे संगठन के लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि चुनाव तो हम जीत ही गए, तीसरी पारी तो अपनी हैट्रिक हो ही गई है, 300 पार तो हो ही गए। यह अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं कोई गलत नतीजे नहीं दिला दे, इसलिए वो 370 पार 400 पार लगाते हैं। क्योंकि यह जब नारा निकलता है तब नीचे का कार्यकर्ता, नीचे का नेता, फील्ड का नेता, प्रदेश के नेता थोड़ा टेंशन लेते हैं, यार जीतते तो ठीक थे, जीत तो रहे थे, लेकिन अब 370 पार 400 पार ये आसान काम नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह तरीके होते हैं बड़े नेताओं के, यह सीखने की जरूरत है। कोई भी परिस्थितियों में ओवर कॉन्फिडेंस ना रखे और किसी को अपमानित ना करे, किसी के लिए टीका टिप्पणी ना, किसी का उपहास नहीं उड़ाए। अगर कोई युवा यहाँ के हमारे जो टिकट की अपेक्षा रखते थे बीजेपी की, वो अपने अपने प्रयास करते हैं, वो प्रयासों में कभी दूसरे जो उनका कॉम्पिटिटर होता है जिनको टिकट मिलने वाले थे उनकी वो कभी कोसते भी है या उनका विरोध भी करते हैं, उसे शांति से लीजिए, सकारात्मकता से लीजिए। वो युवा लोग है भी है, वो भी आज सीख रहे हैं, वो आज अगर इसमें से अच्छी सीख लेंगे तो कल सफल भी होंगे, वो भी कल नेतृत्व करेंगे। तो सबके साथ अच्छा रखना है, सबको अपने साथ लेकर चलना है, यही नीति से हम मुझे लगता है कि डेलकर संगठन और अभिनव डेलकर और कलाबेन और भाजपा का संगठन भी यही नीति से चलेगा। और इस बार दोनों सीटें, दमन की और दादरा नगर हवेली की, भारी लीड से प्रधानमंत्री और अमित शाह को हम लोग भेंट देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेहनत करनी तो क्या मानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 संसद दादरा नगर हवेली और दमन दीव का तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है? तकदीर और तस्वीर बदलना तो समय तय करता है, समय बताएगा, लेकिन बदलाव जरूर होंगे। मुझे ऐसा लगता है सुधार जरूर होगा परिस्थितियों में, तनाव जरूर कम होंगे, समस्याओं के हल अब जरूर निकलेंगे। कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, खासतौर पर आदिवासियों से जुड़ी जो समस्या है, गरीबों से, छात्रों से, जनप्रतिनिधियों से जो समस्याएं हैं, जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उसमें सुधार जरूर होगा। क्योंकि 2 MP भाजपा से है, दोनों संगठन है, सब एक है यार, सब मिलकर अगर किधर बात करेंगे और यहाँ लोकल लेवल पे नहीं सुनवाई हुई तो वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, प्रधानमंत्री के स्तर पर जाएंगे। तो पहले से, और संसद में जब 2 सांसद हमारे बीजेपी की ओर से बैठेंगे, मुझे लगता है कि सुधार जरूर होगा और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सबको लंबी सोच रखनी होगी, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, ताने भी मारेंगे, कड़वे शब्द भी बोलेंगे, आपको क्रिटिसाइज भी बहुत स्ट्रांगली करेंगे, आपको दुख भी लगेगा, दर्द भी होगा, ऐसे शब्द भी बोलेंगे। सबको संयम से चलना चाहिए, वो अपना काम करते हैं, हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।